हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BECC 103 प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें आज हम चैप्टर 5 करेंगे, मुद्रा की मांग। इसमें हम कुछ मुद्रा की मांग का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में आने की पूरी चांसेस हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये, तो हमारा है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। फीसर का दृष्टिकोण, मतलब फीसर का क्या दृष्टिकोण था मुद्रा का परिमाण सिद्धांत में, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इरविंग फीसर का पूरा नाम इरविंग फीसर है। इरविंग फीसर ने सन 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में मुद्रा परिमाण सिद्धांत बतलाया। तो जो फीसर है वो 1911 में जो उसने अपनी पुस्तक प्रकाशित की द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उसमें इन्होंने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के बारे में बतलाया। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी वो हम देखेंगे। तो इन्होंने परिभाषा दी कि यदि देश में मुद्रा का परिमाण 2 गुना हो गया हो तो वस्तु की कीमतें 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। ये बोल रहा है इसमें कि यदि देश में मुद्रा का परिमाण 2 गुना हो जाता है, मुद्रा का जो परिमाण है वो 2 गुना हो जाता है, तो वस्तु की जो कीमतें होती हैं वो दोगुनी हो जाएगी, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा का जो कीमत है वो आधा हो जाएगा। उस जो पहले कीमत था मुद्रा का, उस कीमत के अनुसार वो कीमत आधी हो जाएगी। फिर है इसके विपरीत, जब देश में मुद्रा का परिमाण आधा हो जाएगा, यहाँ पे था मुद्रा का परिमाण 2 गुना हो जाएगा तब, और अब है मुद्रा का परिमाण आधा हो जाएगा। तो जब मुद्रा का परिमाण आधा हो जाएगा तो वस्तु की कीमत आधी हो जाएगी, लेकिन मतलब मुद्रा का परिमाण आधा होने पर वस्तु की कीमत तो आधी होगी ही, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य है वो 2 गुना हो जाएगा। तो ये जो है वो है, ये फीसर का परिमाण सिद्धांत है। फीसर ने इस सिद्धांत को दिया है। फिर है फीसर ने के नगद व्यवसाय दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार की मात्रा तथा चलन वेग के स्थिर रहने पर मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। फीसर के अनुसार कीमत स्तर का निर्धारण, फीसर ने जो कीमत स्तर का निर्धारण किया है वो इसमें बताया गया है, जहाँ मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। मतलब जो मुद्रा की मांग है वो और मुद्रा की पूर्ति दोनों यहाँ पे बराबर दिखाया गया है। जैसे मुद्रा की मांग, P को हम यहाँ पे मुद्रा का मूल्य से डिनोट करेंगे, T को वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो मुद्रा के द्वारा खरीदी जाएगी, और M को मुद्रा की मात्रा से, और M डैश को साख मुद्रा की मात्रा से, और V को मुद्रा का चलन वेग, और B डैश को साख मुद्रा का चलन वेग। तो यहाँ पे वही बता रहा है, PT यानी कि मुद्रा का मूल्य मल्टीप्लाई वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य मात्रा जो वस्तुओं के द्वारा खरीदी जाएगी, इक्वल टू M यानी कि मुद्रा की मात्रा मल्टीप्लाई V मुद्रा का चलन वेग, प्लस M डैश यानी कि साख मुद्रा की मात्रा मल्टीप्लाई साख मुद्रा का चलन वेग। ये है इसने फॉर्मूला दिया है। फिर है मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति में हम मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के चलन वेग को शामिल करते हैं। मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें हम मुद्रा की मात्रा M और मुद्रा की चलन वेग को शामिल करते हैं। मुद्रा की चलन गति से अभिप्राय यह है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुओं तथा सेवाएं खरीदी जाती हैं। तो चलन गति का फॉर्मूला है कुल राष्ट्रीय उत्पाद बाय प्रचलन में मुद्रा की कुल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है और प्रचलन में कितनी मुद्रा है। फिर मुद्रा की मांग है, मुद्रा की मांग को यहाँ पे बताएं। मुद्रा द्वारा हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए मुद्रा की मांग करते हैं। मुद्रा की मांग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा ही करता है। हमें कुछ भी खरीदना हो तो हम मुद्रा से ही खरीद पाते हैं। तो इसमें फीसर ने विनिमय समीकरण में मुद्रा की मांग में
व्यापारिक सौदे तथा कीमत स्तर को शामिल करते हैं। तो वो जो व्यापारिक सौदे और कीमत स्तर अभिप्राय है वो यहाँ पे है। व्यापारिक सौदे से अभिप्राय एक वर्ष में बाजार में बिक्री के लिए आने वाली सभी सेवाओं तथा वस्तुओं की कुल मात्रा से है। ये होगा व्यापारिक सौदे से अभिप्राय, जहाँ पे एक वर्ष में बाजार में जितनी भी वस्तुएं बिक्री होती है वो वस्तुएं और सेवाओं की कुल मात्रा की कितनी टोटल कितनी हो रही है वो है। कीमत स्तर से अभिप्राय एक निश्चित समय में व्यापारिक सौदे की प्रत्येक इकाई की औसत कीमत से, मतलब जो एक निश्चित कीमत में जो व्यापारिक सौदा हो रहा है उसकी औसत कीमत से यहाँ पे कीमत स्तर का अभिप्राय है। नेक्स्ट हमारा फीसर का समीकरण बताता है कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। मुद्रा की पूर्ति में अगर वृद्धि होती है तो कीमत स्तर बढ़ जाएगा तथा मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अगर ये विपरीत संबंध होता है कि मुद्रा की कीमत मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि तो मुद्रा की कीमत स्तर तो बढ़ जाएगा, लेकिन मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य अगर मुद्रा का मूल्य ज़्यादा होगा तो मुद्रा की पूर्ति अगर ज़्यादा होगा तो मुद्रा का मूल्य घट जाएगा और मुद्रा की पूर्ति अगर कम होगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास ज़्यादा रुपया है तो उसका मूल्य नहीं रहेगा, मतलब रहता है फिर भी ज़्यादा रुपये होने से आप कुछ भी खरीद सकते हो तो आपकी नज़र में पैसे का मूल्य थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कम रुपये है तो आप उसी रुपये में सब कुछ खरीदोगे तो वहाँ पे आपके लिए पैसे का मूल्य बहुत बढ़ जाएगा। ये विपरीत संबंध बताया यहाँ पे। फीसर की समीकरण की बहुत आलोचनाएं भी हुई है, जिसमें अवास्तविक मान्यताएं, मुद्रा की पूर्ति को अत्यधिक महत्व देना, तो इसको हम देखेंगे अभी। अवास्तविक मान्यताएं। फीसर ने अपने समीकरण में कई अवास्तविक मान्यताओं को शामिल किया है, जैसे कीमत स्तर को निष्क्रिय तत्व तथा मुद्रा की पूर्ति में सक्रिय तत्व माना गया है और व्यापारिक सौदे तथा मुद्रा की चलन गति को स्थिर मान लिया गया। मतलब जो इसकी अवास्तविक मान्यता है कि जैसे किस तरीके से फीसर ने व्यापारिक सौदे और मुद्रा की चलन को स्थिर मान लिया कि मुद्रा हमेशा स्थिर होती है, तो ये एक अवास्तविक मान्यता है। फिर है नेक्स्ट, मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व देना। इरविंग फीसर ने अपने सिद्धांत में मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया है। फीसर ने मतलब मुद्रा की मांग से ज़्यादा मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया है, ये बोल रहा है। फिर फीसर ने बताया कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर कीमत स्तर परिवर्तित रहता है, जबकि मुद्रा की मांग का कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब मुद्रा की मांग और कीमत स्तर का कोई संबंध नहीं है कि मुद्रा की मांग बढ़ेगी ही अगर उसका कीमत घटेगा या बढ़ेगा। जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत घट रही है या बढ़ रही है फिर भी आपको तो पैसे की ज़रूरत होगी ही ना। ऐसा नहीं है कि अगर किसी वस्तु का दाम कम हो गया फिर आप पैसे की लालसा नहीं करोगे, आपके लिए तो ज़रूरी ही है पैसा। वो इसमें बता रहा है मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व। फिर नेक्स्ट है मुद्रा कीमत स्तर को निष्क्रिय मानना। इरविंग फीसर ने कीमत स्तर को एक निष्क्रिय तत्व माना है, बल्कि कीमत स्तर का सक्रिय तत्व है। कीमत स्तर को इरविंग फीसर ने निष्क्रिय तत्व माना है कि कीमत स्तर का कोई भी कीमत स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि कीमत स्तर एक सक्रिय तत्व है जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कीमत बढ़ने से वस्तुओं का मांग भी कम हो जाता है, तो ये सब इस कारण सक्रिय है। स्तर में परिवर्तन होने में अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्र प्रभावित होते हैं। कीमत स्तर में वृद्धि होने से उद्यमी के लाभ के स्तर पर भी वृद्धि होती है। यहाँ पे यही बता रहा है किस प्रकार कीमत में वृद्धि होने से उद्यमी को कीमत में वृद्धि होता है, तो जो दुकानदार होता है अगर वो कीमत बढ़ाता है तो उसको तो लाभ होता ही है, और जो खरीदते हैं जो उपभोक्ता रहते हैं उनका तो लाभ नहीं होता है। तो यही इसमें बताया है। फिर है पूर्ण रोजगार। फीसर ने परिमाण सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू होता
है, परंतु प्रोफेसर केन्ज के अनुसार पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है और यह सिद्धांत अपूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू नहीं होगा। मतलब फीसर का जो परिमाण सिद्धांत है वो केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू होता है, और लेकिन जो केन्ज का है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है। यह सिद्धांत अपूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू नहीं होता है। अपूर्ण में लागू नहीं होता है, सिर्फ इसने पूर्ण में ही लागू किया है ये रोजगार की अवस्था। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल। फीसर ने परिमाण सिद्धांत व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल रहा है। यह मंदी तथा तेजी की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर की व्याख्या नहीं कर पाता है। मतलब मुद्रा की कीमत और मुद्रा की पूर्ति का इसने सही ढंग से व्याख्या नहीं किया है, तो ये भी एक आलोचना है। फिर है ब्याज की दर प्रभाव की अवहेलना। इरविंग फीसर का सिद्धांत कीमतों और ब्याज की दर के प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता। जो ब्याज की दर होती है, जो ब्याज की दर बढ़ती है या घटती है, उसका इन्होंने कोई भी व्याख्या नहीं किया है, जो एक फीसर का ये भी एक आलोचना है। तो ये सब फीसर के आलोचना रहे हैं, फीसर के समीकरण के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको आप अच्छे से कर लेना, आ भी सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। इसका एग्ज़ाम 27 को है, तो मैं अभी और 2 दिन वीडियो लाऊंगी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेना। ओके गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।